क्या आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ खास है, कोई रचनात्मक ऊर्जा जो बाहर आने को बेचैन है, लेकिन आप नहीं जानते कि उसे कैसे जगाएं? क्या आपको भी लगता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों, लेखकों या संगीतकारों की चीज है? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप अभी तक समझते थे वो सब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपकी सोच को झकझोर देगी, बल्कि आपके पूरे जीवन जीने के तरीके को बदल सकती है। यह किताब है क्रिएटिविटी अनलीशिंग द फोर्सेस विद इन। और यह किसी और ने नहीं, स्वयं ओशो ने लिखी है, वो गुरु जिसने ध्यान, मौन और चेतना को एक नई दिशा दी। इस किताब में ओशो बताते हैं कि रचनात्मकता किसी खास वर्ग की चीज नहीं, बल्कि हर इंसान की जन्मजात शक्ति है। चाहे आप पेंटर हों या शिक्षक, बिजनेस करते हों या नौकरी, आप रचनात्मक हो सकते हैं अगर आप समझ जाएं कि सच्ची क्रिएटिविटी क्या होती है। इस वीडियो में हम अध्याय दर अध्याय इस गूढ़ लेकिन बेहद व्यावहारिक पुस्तक का सार हिंदी में जानेंगे। क्या है रचनात्मकता की असली परिभाषा? समाज कैसे आपकी मौलिकता को मार देता है? डर, असफलता और आलोचना से पार कैसे पाएं? और सबसे अहम, कैसे बने उस दिव्य शक्ति का माध्यम जो आपसे होकर सृजन करना चाहती है? अगर आप एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं, बल्कि सृजनशील और जीवंत हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गहराई से भरे ज्ञान की यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी और आपके भीतर छुपे कलाकार को जगा देगी। रचनात्मकता कोई करना नहीं है, वह एक होने की अवस्था है। ओशो, अध्याय 1, रचनात्मकता क्या है? जीने का एक नया दृष्टिकोण। ओशो की किताब क्रिएटिविटी अनलीशिंग द फोर्सेस विद इन का पहला अध्याय एक गहरी और जीवन बदल देने वाली समझ के साथ शुरू होता है। रचनात्मकता कोई विशेष कार्य नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है कोई महान चित्र बनाना, कविता लिखना या संगीत रचना, लेकिन ओशो इस धारणा को जड़ से हिला देते हैं। वे कहते हैं, आप रचनात्मक हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता, प्रेम और मौलिकता के साथ झाड़ू भी लगा रहा है, तो वह एक कलाकार है। वहीं दूसरी ओर, अगर कोई प्रसिद्ध पेंटर है, लेकिन वह अपने काम को नीरसता और स्वचालित आदतों से कर रहा है, तो उसमें रचनात्मकता नहीं है। इस अध्याय में ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर जन्म से ही रचनात्मकता की एक बीज रूपी शक्ति होती है, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा संपर्क अपनी मौलिकता से कटने लगता है। स्कूल, परिवार और समाज हमें नियम, आदर्श और अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाते हैं कि सुरक्षित खेलो, दूसरों की तरह बनो, गलत मत हो, असफल मत हो। और यहीं से शुरू होता है हमारे भीतर के कलाकार की मौत। हम डरने लगते हैं आलोचना से, तुलना से, हार से। हम कुछ नया करने की जगह वही करते हैं जो स्वीकृत है, जो सुरक्षित है। हमारी सोच बंद होने लगती है और हम एक मशीन की तरह जीवन जीने लगते हैं, बिना किसी मौलिकता, बिना किसी आत्म अभिव्यक्ति के। ओशो कहते हैं कि रचनात्मकता कोई चीज नहीं है जो बाहर से आती है, वह हमारे भीतर ही है, हमेशा से। हमें उसे बस निकालने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की उन आवाजों को चुप कराना होगा जो कहती हैं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम फेल हो सकते हो, लोग क्या कहेंगे। ध्यान और आत्मचिंतन के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि समाज की आवाजें हमारे भीतर इतनी गहराई से गूंजती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी सोच हमारी है और कौन सी दूसरों से उधार ली गई है। इस अध्याय में ओशो एक चेतावनी भी देते हैं। यदि आप अपनी रचनात्मकता को नहीं पहचानते, तो आप केवल एक प्रोडक्टिव मशीन बनकर रह जाएंगे। आप समाज के लिए उपयोगी तो होंगे, लेकिन अपने लिए कभी जीवंत नहीं बन पाएंगे। और यही सबसे बड़ा दुख है, जब इंसान जीता तो है, पर कभी अपने भीतर के जीवन को छू नहीं पाता। ओशो हमें यह भी समझाते हैं कि रचनात्मकता किसी लक्ष्य को हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि वह स्वयं में एक आनंद है। जब आप रचनात्मक होते हैं, तब आप किसी परिणाम के लिए नहीं,
बल्कि उस प्रक्रिया में खो जाने के लिए काम करते हैं। आप कुछ करने से ज्यादा होने के आनंद में जीते हैं। अध्याय का अंत एक बहुत ही गहरे और आत्ममंथन को जन्म देने वाले प्रश्न के साथ होता है। क्या अब तक तुमने जो भी जिया है वह तुम्हारी अपनी चेतना का परिणाम था या बस दूसरों की अपेक्षाओं का पीछा? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां ओशो उजागर करते हैं कि समाज कैसे हमारी रचनात्मकता को नियंत्रित करता है और उस नियंत्रण से मुक्ति का मार्ग क्या है। अध्याय 2, समाज बनाम रचनात्मकता, नियंत्रण का अदृश्य जाल। ओशो की दृष्टि में समाज सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो बचपन से ही हमें ढालने लगता है, एक ऐसे सांचे में जो उसे सुविधाजनक लगे। क्रिएटिविटी, अनलीशिंग द फोर्सेस विद इन के दूसरे अध्याय में ओशो बहुत गहराई से इस बात का विश्लेषण करते हैं कि समाज कैसे हमारे भीतर की रचनात्मक ऊर्जा को कुचल देता है, और वह भी इतने सूक्ष्म तरीके से कि हमें पता भी नहीं चलता। समाज को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सोचते हैं, सवाल करते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। उसे ऐसे लोग चाहिए जो आज्ञाकारी हों, आदेश मानने वाले हों और भीड़ में घुल मिलकर चल सकें। रचनात्मक व्यक्ति स्वभाव से विद्रोही होता है, वह परंपरा को चुनौती देता है, इसलिए वह व्यवस्था के लिए अस्थिरता का स्रोत बन जाता है। ओशो बताते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह अत्यंत मौलिक होता है। वह गाता है, नाचता है, जोर से हंसता है, रोता है, कुछ भी बिना रोक टोक के करता है। लेकिन जैसे ही वह सभ्यता के संपर्क में आता है, उसके व्यवहार पर अंकुश लगने लगता है। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बैठो, लोग क्या कहेंगे, तुमसे ये उम्मीद की जाती है। और धीरे धीरे वह बच्चा स्वाभाविक से सामाजिक हो जाता है। इस प्रक्रिया में उसकी अपनी सहजता और रचनात्मकता दब जाती है। वह दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते खुद को भूल जाता है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि समाज कैसे डर का इस्तेमाल करता है, अस्वीकृति का डर, असफलता का डर, अलग होने का डर, ताकि हम रचनात्मक जोखिम न लें, क्योंकि क्रिएटिविटी में कोई गारंटी नहीं होती। आप जो कुछ नया रचते हैं वह सफल भी हो सकता है और पूरी तरह अस्वीकार भी। समाज हमें सेफ प्लेयर बनाता है, जबकि रचनात्मकता हमें सिखाती है जोखिम लेना, गलती करना और अपने तरीके से जीना। ओशो का यह कथन इस अध्याय का सार है। समाज तुम्हें उपयोगी बनाना चाहता है, लेकिन जीवन तुम्हें आनंदित देखना चाहता है, और यही टकराव की जड़ है। ओशो कहते हैं कि समाज का उद्देश्य है तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट बनाना, लेकिन तुम्हें एक सजग, रचनात्मक और स्वतंत्र आत्मा बनाना उसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नियंत्रण में नहीं रहता और समाज को नियंत्रण पसंद है। रचनात्मक व्यक्ति किसी नियम से नहीं चलता, वह अपनी रोशनी में चलता है। वह सवाल पूछता है, पुरानी मान्यताओं को हिला देता है और अपनी शर्तों पर जीवन जीता है। इसीलिए रचनात्मकता और समाज का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें समाज से अलग हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि यह कोई बाहरी विद्रोह नहीं है, यह एक भीतरी आजादी की बात है, जहां आप समाज में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र और मौलिक बने रहते हैं। आप उनके नियम मान सकते हैं, लेकिन बिना अपनी आत्मा गिरवी रखे। यह अध्याय हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या जो जीवन हम जी रहे हैं वह हमारी अपनी पसंद है या बस सामाजिक प्रोग्रामिंग का नतीजा? क्या हमारी इच्छाएं भी वाकई हमारी हैं? और इसी सवाल के साथ ओशो हमें अध्याय 3 की ओर ले चलते हैं, जहां वे रचनात्मकता और ध्यान, मेडिटेशन के बीच के गहरे संबंध को उजागर करते हैं। क्या बिना ध्यान के हम सच में रचनात्मक हो सकते हैं? क्या भीतर की शांति ही सच्ची सृजनात्मकता की पहली शर्त है? अगले अध्याय में ध्यान, रचनात्मकता की जड़, जानिए कैसे मौन, सजगता और आत्मजागरण आपके भीतर के सच्चे कलाकार को जन्म देते हैं। अध्याय 3, ध्यान, रचनात्मकता की जड़। ओशो की दृष्टि में रचनात्मकता और ध्यान एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। यह अध्याय उस सूक्ष्म लेकिन अत्यंत गहरे संबंध को उजागर करता है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ओशो कहते हैं, सच्ची रचनात्मकता
तब जन्म लेती है जब मन मौन होता है। यह मौन कोई दबाया हुआ या थोपे गए अनुशासन का परिणाम नहीं होता। यह भीतर से उपजा हुआ शांति का अनुभव होता है, जो केवल ध्यान से ही संभव है। ध्यान का अर्थ ओशो के अनुसार किसी विशेष आसन में बैठना या मंत्र दोहराना नहीं है। ध्यान का अर्थ है संपूर्ण जागरूकता, पूर्ण उपस्थिति और क्षण में जीना। जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आपका मन अतीत या भविष्य में नहीं भटकता, वह वर्तमान में पूरी तरह से लीन रहता है। और यह लीनता ही रचनात्मकता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब आप पूरी तरह यहां और अभी में होते हैं तो आप में से वह सब बाहर आने लगता है जो दबा हुआ था। विचार, भावनाएं, कल्पनाएं सब एक नई ऊर्जा के साथ प्रकट होने लगते हैं। ओशो इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि अधिकांश लोग जो सृजन करते हैं वह असली रचनात्मकता नहीं होती, वह बस उनके दिमाग में भरे हुए विचारों का पुनरुत्पादन होता है। लेकिन ध्यान आपको मूल स्रोत से जोड़ता है, उस चेतना से जहां से सच्चा नवाचार आता है। ध्यान आपको भीड़ से हटाकर स्वयं के केंद्र की ओर ले जाता है और वहीं से जन्म लेती है सच्ची कला, सच्चा संगीत, सच्चा प्रेम। वह कहते हैं, क्रिएटिविटी कोई अभ्यास नहीं है, यह एक उपज है, ध्यान का फूल है। जब मन शांत होता है, जब विचारों की भीड़ थम जाती है, तब अंतरिक्ष बनता है। उस मौन अंतरिक्ष में ब्रह्मांड की ऊर्जा काम करती है। यही कारण है कि महान कलाकार, कवि या संगीतकार अपने सबसे बेहतरीन काम की रचना तब करते हैं जब वे किसी प्रकार के ट्रांस में होते हैं, एक ध्यान की स्थिति में जहां वे खुद को खो देते हैं और सिर्फ प्रवाह बन जाते हैं। ओशो ध्यान को नो माइंड की अवस्था कहते हैं, जहां सोच बंद होती है और केवल अस्तित्व बचता है। उस स्थिति में आप विचार नहीं करते, विचार अपने आप होते हैं। आप रचना नहीं करते, रचना आपसे होकर बहती है। आप साधक नहीं रहते, साधन बन जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में रचनात्मकता को सच में आमंत्रित करना चाहते हैं तो पहले हमें भीतर की सफाई करनी होगी। वह सफाई ध्यान के बिना संभव नहीं। जितना गहरा ध्यान उतनी शुद्ध रचना, और इस ध्यान की कोई विधि नहीं। ओशो कहते हैं, ध्यान को जीवन में ढालो। खाते समय, चलते समय, बोलते समय, हर क्षण सजग रहो। यही जीते जी ध्यान है और यही जीते जी रचनात्मकता का रहस्य। अब यहां एक सवाल उभरता है जो पूरे अध्याय के सार को छूता है। अगर ध्यान रचनात्मकता की जड़ है तो क्या ध्यानहीन जीवन केवल दोहराव भर है? इस विचारपूर्ण प्रश्न के साथ ओशो हमें अगले अध्याय की ओर ले चलते हैं, जहां वे बताते हैं कि डर, विशेषकर असफलता, आलोचना और अस्वीकृति का डर, कैसे हमारी रचनात्मकता की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है और कैसे हम उससे आजादी पा सकते हैं। अगले अध्याय में डर का सामना, रचनात्मकता की सबसे बड़ी रुकावट को पार करना। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर जो रचनात्मकता दबा हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण आपका डर है? और वह डर किसका है, कहां से आया है और उससे मुक्ति कैसे पाए? ओशो उस पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। अध्याय 4, डर का सामना, रचनात्मकता की सबसे बड़ी रुकावट को पार करना। इस अध्याय में ओशो हमें उस गहरे अवरोध से रूबरू कराते हैं जो हर इंसान के भीतर रचनात्मकता को रोक देता है, डर। यह डर कई रूपों में प्रकट होता है। असफल होने का डर, आलोचना का डर, लोगों की अस्वीकृति का डर और सबसे गहरा, खुद के मौलिक रूप को प्रकट करने का डर। जब तक यह भय हमारे भीतर बैठा रहता है तब तक हम पूरी तरह से मुक्त होकर कुछ नया नहीं रच सकते। ओशो बताते हैं कि यह डर जन्मजात नहीं होता। एक छोटा बच्चा न तो विफलता से डरता है, न ही दूसरों की राय की परवाह करता है। वह खेलता है, गिरता है, फिर उठता है, हर अनुभव को पूरी तरह से जीता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि गलती करना शर्मनाक है, असफल होना एक अपराध है और अलग होना खतरनाक है। धीरे धीरे बच्चा खुद पर संदेह करना सीख जाता है। वह अपनी सहज अभिव्यक्ति को दबाने लगता है, बस इसलिए कि वह स्वीकार्य बना रहे। डर का यह बोझ हमें सतही बनाता है। हम सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, वही करते हैं जो पहले से प्रमाणित हो, जो सही माना गया हो। हम रचनात्मक नहीं रहते, बल्कि बस अनुकरण करने लगते हैं। दूसरों की राह पर चलते हैं, दूसरों की सोच को दोहराते हैं
लेकिन सृजन का मार्ग हमेशा अनिश्चित होता है। जो व्यक्ति वास्तव में कुछ नया करना चाहता है उसे अज्ञात में कदम रखना ही होगा, और इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है डर से मुक्ति। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि डर को हटाने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं है। डर को समझने, देखने और स्वीकार करने की जरूरत है। जब आप उसे प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए, तब वह अपना प्रभाव खो देता है। उस क्षण आप डर के परे चले जाते हैं और वहीं से रचनात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह अध्याय एक और महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है, परफेक्शन का झूठा दबाव। हम में से अधिकतर लोग केवल तभी कुछ करना चाहते हैं जब हमें यकीन हो कि हम उसमें श्रेष्ठ होंगे, लेकिन यह प्रवृत्ति रचनात्मकता का गला घोंट देती है। रचना एक प्रक्रिया है जिसमें प्रयोग होते हैं, गलतियां होती हैं और असफलताएं भी, लेकिन यही अनुभव रचनात्मक विकास की जमीन है। अगर कोई व्यक्ति केवल परफेक्ट परिणाम के लिए जी रहा है तो वह कभी सृजनात्मक नहीं बन सकता, क्योंकि वह हमेशा एक काल्पनिक डर के घेरे में कैद रहेगा। यह भी बताया गया है कि सच्ची रचनात्मकता बिना सुरक्षा की तलाश के खुद को पूर्ण समर्पण के साथ किसी प्रक्रिया में झोंक देने से आती है। आप जो कर रहे हैं उसमें इतने खो जाएं कि आप गायब हो जाएं और सिर्फ प्रवाह रह जाए, वही प्रवाह जहां से कला, कविता, संगीत या कोई भी नई रचना जन्म लेती है। अध्याय का अंत हमें आत्ममंथन की ओर ले जाता है। क्या हम केवल इस डर से अपनी रचनात्मक ऊर्जा को दबाए हुए हैं कि कहीं हमें ठुकरा न दिया जाए, कहीं हम विफल न हो जाएं, कहीं हम दूसरों की नजरों में अच्छे न लगे? और ठीक यहीं से शुरू होती है अगली खोज। क्या रचनात्मकता का अर्थ है मौलिक होना? अगर हां, तो मौलिकता का अर्थ क्या है? क्या हम दूसरों की नकल करते हुए कुछ असली रच सकते हैं? अगला अध्याय, मौलिक बनो। रचनात्मकता नकल नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। जानिए कैसे आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी दृष्टि ही असली रचना का स्रोत है, और कैसे तुलना, नकल और मान्यता की इच्छा आपकी उस आवाज को दबा देती है। अध्याय 5, मौलिक बनो। रचनात्मकता नकल नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। इस अध्याय में ओशो हमें रचनात्मकता की सबसे सूक्ष्म और सुंदर परिभाषा से परिचित कराते हैं। रचनात्मकता किसी और की नकल नहीं, बल्कि आत्मा की मौलिक अभिव्यक्ति है। यह विचार जितना सरल लगता है, उसका अभ्यास उतना ही कठिन है, क्योंकि हम जिस समाज में पले बढ़े हैं वहां मौलिक होने की बजाय किसी जैसे बनने को ही सफलता माना जाता है। हमें शुरू से सिखाया जाता है, उसकी तरह बनो, जैसे उसने किया वैसे करो, वही रास्ता अपनाओ जो सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। और इस क्रम में हम अपनी सबसे मूल्यवान चीज, स्वयं की मौलिकता, खो बैठते हैं। ओशो कहते हैं कि हर इंसान अपने भीतर एक अनोखी छवि, एक असाधारण दृष्टिकोण और एक विशिष्ट ऊर्जा लेकर आता है। यह ब्रह्मांड में कोई भी दो मनुष्य समान नहीं है, फिर भी हम खुद को दूसरों के सांचे में ढालने में लगे रहते हैं। हम तुलना करते हैं, अनुकरण करते हैं और धीरे धीरे स्वयं से कट जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि रचनात्मकता तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक वह हमारे भीतर से न निकली हो। यह अध्याय एक सवाल उठाता है, क्या कोई भी चीज जो पहले से मौजूद है उसकी हूबहू नकल रचना कहलाती है? ओशो का उत्तर है नहीं। रचना का अर्थ है कुछ ऐसा लाना जो पहले अस्तित्व में नहीं था, कम से कम उस रूप में नहीं। और यह तभी संभव है जब आप अपने भीतर उतरें, वहां से कुछ निकालें, न कि बाहर से उधार लें। जब आप किसी और के रास्ते पर चलते हैं तब आप सिर्फ दोहराते हैं, लेकिन जब आप अपने अंदर के अज्ञात को खोजते हैं तब आप सच में रचते हैं। ओशो यह भी बताते हैं कि नकल करने की जड़ है असुरक्षा। हम में साहस नहीं होता कि हम अपनी अलग सोच को प्रकट करें, क्योंकि हमें डर होता है कि शायद लोग उसे न समझें या उसे स्वीकार न करें। इसलिए हम वही करते हैं जो पहले से लोकप्रिय है, मान्य है और सफल माना गया है। लेकिन यही प्रवृत्ति हमें भीड़ का हिस्सा बना देती है, और भीड़ में रचनात्मकता नहीं होती, सिर्फ अनुकरण होता है। मौलिकता का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों से अलग दिखने की कोशिश करें। ओशो इस भ्रांति को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, मौलिकता कोई प्रयत्न नहीं है,
यह तो तब प्रकट होती है जब आप अपने भीतर की सच्चाई को बिना डर, बिना दिखावे के व्यक्त करते हैं। यह मौलिकता आहिस्ता आहिस्ता जीवन के हर क्षेत्र में झलकने लगती है। आप कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। इस अध्याय में एक और गहरा बिंदु उभरता है, तुलना। ओशो कहते हैं कि तुलना करना रचनात्मकता की हत्या है। जब आप अपनी कला, अपने विचार या अपने जीवन को किसी और के साथ मापने लगते हैं तो आप अपनी मौलिक ऊर्जा को जकड़ लेते हैं। रचनात्मकता प्रतिस्पर्धा नहीं चाहती, वह तो स्वतंत्रता मांगती है। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मौलिक बनना कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो एक वापसी है स्वयं के स्रोत की ओर। और जब कोई व्यक्ति उस स्रोत से कार्य करता है तो उसका हर कार्य, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो, एक रचना बन जाता है। अगर हर रचना अपने भीतर से उपजती है तो क्या हम अपने जीवन को भी एक रचना बना सकते हैं? अगला अध्याय, जीवन को रचना बनाओ। हर पल एक कला है। ओशो बताते हैं कि रचनात्मकता केवल एक कला, शौक या पेशा नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है जिसमें आप अपने पूरे जीवन को एक सुंदर काव्य की तरह जी सकते हैं। कैसे? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 6, जीवन को रचना बनाओ। हर पल एक कला है। ओशो इस अध्याय में रचनात्मकता को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि रचनात्मकता का उद्देश्य केवल कला, शिल्प या किसी कृति को जन्म देना नहीं है, बल्कि अपने पूरे जीवन को एक जीवित रचना बनाना है। एक ऐसा जीवन जिसमें हर क्षण सजगता से जिया जाए, हर कर्म प्रेम और मौलिकता से किया जाए और हर अनुभव को पूरी गहराई से महसूस किया जाए। रचनात्मकता तब अपने चरम पर होती है जब वह केवल एक माध्यम में सीमित न रहकर स्वयं जीवन के तरीके में बदल जाए। इस अध्याय की शुरुआत में ही वे पूछते हैं, क्या आपका जीवन भी एक कविता हो सकता है? क्या सुबह उठना, खाना पकाना, चलना, बोलना, ये सब भी एक कला बन सकते हैं? उनका उत्तर है हाँ, अगर आप उन्हें पूरी जागरूकता के साथ करें। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि रचनात्मकता केवल क्या किया जा रहा है यह नहीं देखती, वह यह देखती है कि कैसे किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति फूलों को सजाते हुए, कपड़े धोते हुए या एक ईमेल लिखते हुए पूरी सजगता, प्रेम और मौलिकता के साथ उपस्थित है तो वह व्यक्ति रचनात्मक है। दूसरी तरफ यदि कोई विश्वविख्यात कलाकार भी अपने काम को स्वचालित, यांत्रिक ढंग से कर रहा है तो वह केवल दोहरा रहा है, रच नहीं रहा। इस अध्याय में एक और गहरी अंतर्दृष्टि यह है कि जीवन को रचना बनाने के लिए कोई विशेष कौशल या प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती। जरूरत होती है सिर्फ एक चीज की, होश की। जब आप सजग होते हैं तो आप छोटी से छोटी चीज में सौंदर्य पैदा कर सकते हैं। एक चाय बनाना भी ध्यान हो सकता है, एक ईमानदार बातचीत भी कला हो सकती है, बच्चों के साथ खेलना भी संगीत की तरह हो सकता है, बशर्ते आप उसमें पूरी तरह से उपस्थित हों। ओशो हमें यह भी बताते हैं कि हमारा अधिकांश जीवन ऑटो पायलट पर चलता है। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, काम पर जाते हैं, बात करते हैं, सब कुछ आदतन, बिना किसी जागरूकता के। यही बिना सजगता का जीवन न तो जीवंत होता है, न ही रचनात्मक। और इसी कारण लोग ऊब, थकान और असंतोष का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस ऑटो पायलट को तोड़कर हर पल को नएपन से जीना शुरू करते हैं, जीवन की साधारण सी साधारण गतिविधियां भी अद्वितीय अनुभव बन जाती हैं। यह अध्याय एक अद्भुत बात पर प्रकाश डालता है, जीवन के हर क्षण में कला छिपी है, अगर आप देखने वाले बन जाएं। यह देखने की कला, यह सजग दृष्टि आपको जीवन के साथ गहरा संबंध देती है। तब जीवन सिर्फ जीने की चीज नहीं रह जाता, वह रचने की प्रक्रिया बन जाता है। ओशो कहते हैं कि जब आप इस दृष्टिकोण के साथ जीने लगते हैं तो आपकी उपस्थिति ही एक रचना बन जाती है। लोग आपकी ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, न कि आपके काम से, बल्कि आपके जीने के ढंग से। तब आपका मौन, आपकी मुस्कान, आपकी चाल, सब कुछ एक शिल्प की तरह होता है। अध्याय का समापन एक बेहद प्रेरक विचार के साथ होता है। तुम्हारे जीवन को देखकर यह पता चलना चाहिए कि तुम सजग हो, जीवंत हो और प्रेमपूर्ण हो। तब तुम कलाकार हो, चाहे तुमने कभी ब्रश न उठाया हो।
और फिर ओशो एक प्रश्न छोड़ते हैं जो अगले अध्याय की ओर स्वाभाविक रूप से ले जाता है। अगर जीवन एक कला है तो क्या उसका सबसे बड़ा माध्यम स्वयं तुम हो सकते हो? अगला अध्याय, स्वयं को साधन बनाओ। रचनात्मकता तुम्हारे माध्यम से बहती है। क्या आप जानते हैं कि सृजनात्मकता तुम्हारे भीतर से नहीं, तुम्हारे माध्यम से आती है? ओशो इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं कि कैसे हम खुद को साधन बनने दें ताकि रचना ब्रह्मांड से होकर हमारे जरिए इस दुनिया में प्रकट हो सके। अध्याय 7, स्वयं को साधन बनाओ। जब रचना तुम्हारे माध्यम से बहती है, इस अंतिम अध्याय में ओशो हमें रचनात्मकता की उस चरम अवस्था तक पहुंचाते हैं जहां सर्जनात्मकता कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं रह जाती, वह एक दिव्य प्रवाह बन जाती है। वे कहते हैं, जब तुम सच में रचनात्मक हो जाते हो तब तुम स्वयं नहीं रचते, तब अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से रचता है। यह अध्याय हमें उस गहराई तक ले जाता है जहां हम स्वयं को रचनाकार नहीं बल्कि एक माध्यम के रूप में देखने लगते हैं, एक खाली बांसुरी की तरह जिसमें से कोई और संगीत बह रहा है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश लोग रचनात्मकता को मेरा विचार, मेरी कला, मेरी कविता कहकर अपनी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन ये अहंकार की शुरुआत होती है, और जहां अहंकार होता है वहां सच्ची रचनात्मकता नहीं हो सकती, क्योंकि अहंकार जकड़ता है जबकि रचनात्मकता बहना चाहती है। वे कहते हैं, यदि तुम सच्चे रचनात्मक बनना चाहते हो तो अपने स्वयं को एक ओर रखना सीखो, शून्य बनो, रिक्त हो जाओ, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बोल सकता है। यह विचार जितना रहस्यमय लगता है उतना ही व्यावहारिक भी है। ओशो बताते हैं कि जब कोई कलाकार, संगीतकार, लेखक या कवि अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, वह समय भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है, तब कुछ अलौकिक घटता है। वही क्षण उसकी श्रेष्ठतम रचनाओं को जन्म देता है, क्योंकि उस समय रचनाकार स्वयं नहीं होता, केवल रचना होती है। इसे ओशो ट्रांसेंडेंस या अतिक्रमण कहते हैं। जब आप स्वयं की सीमाओं से पार चले जाते हैं तब कोई मैं नहीं बचता, सिर्फ एक शुद्ध मौन, एक प्रवाह और एक साक्षी भाव। उस स्थिति में व्यक्ति खुद भी आश्चर्यचकित होता है कि यह सब कहां से आया। ये पंक्तियां मैंने नहीं लिखीं, यह धुन मैंने नहीं बनाई, यह चित्र मेरे हाथों से निकला लेकिन मेरे भीतर से नहीं। यह अध्याय हमें एक नया दृष्टिकोण देता है कि सत्य, सौंदर्य और सृजन सभी अस्तित्व के स्वाभाविक गुण हैं। जब हम शांत होते हैं, सजग होते हैं और खुले होते हैं तो ये गुण हमारे जरिए सहज रूप से प्रकट होते हैं। तब रचनात्मकता किसी अभ्यास या संघर्ष का परिणाम नहीं होती, वह एक ध्यान की अवस्था बन जाती है। ओशो यहाँ पर रचनात्मकता और ध्यान को एक सूत्र में बांधते हैं। वे कहते हैं, ध्यान ही रचनात्मकता की आत्मा है। जब तुम ध्यान में हो तब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो और वहीं से सच्ची रचना जन्म लेती है। यह ध्यान कोई विशेष विधि नहीं बल्कि एक मौन उपस्थिति है। हर क्षण में जागरूक रहना, पूर्ण रूप से उपस्थित रहना और अपनी सीमाओं को मिटा देना। अंततः यह अध्याय हमें एक गहरी स्वतंत्रता का स्वाद देता है कि हमें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, केवल होने की आवश्यकता है। जब हम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, जब हम अपनी मौलिक ऊर्जा को किसी डर या दिखावे के बिना प्रकट करते हैं, तब हम रचनात्मक नहीं बल्कि रचना के यंत्र बन जाते हैं। और यही ओशो का अंतिम संदेश है। तुम कलाकार नहीं हो, तुम कृति नहीं हो, तुम स्वयं अस्तित्व की कविता हो। तुम स्वयं उस संगीत के स्वर हो जो शाश्वत रूप से इस ब्रह्मांड में गूंज रहा है। बस मौन हो जाओ और उसे अपने माध्यम से बहने दो।